नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से। बच्चों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान क्लास 12 अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसके भाग 2 को अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन रिवीजन करेंगे 10.5 जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका तथा 10.6 जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में। बच्चों जैसा कि अपन को पता है कि इस यूनिट नंबर 3 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें से कुल 14 अंक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक अंक के, एक क्वेश्चन 2 अंक का तथा 2 क्वेश्चन 4 अंक के आते हैं। तो अपन इस चैप्टर का रिवीजन इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में। तो इसमें बच्चों सीधा सीधा एक प्रश्न आ सकता है 4 नंबर में, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए। और इसमें से कुछ एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिन पे अपन बीच बीच में डिस्कस करेंगे। पादप, अब अपन जानते हैं इसकी भूमिका को। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। तो सबसे पहले 2 नंबर में प्रश्न हो सकता है जैव नियंत्रण क्या है, तो या जैव नियंत्रण के बारे में समझाइए। तो अपन बता सकते हैं पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। आधुनिक समाज में यह समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या होता है कि यदि किसी पादप में कोई रोग है या किसी पीड़क मतलब हानिकारक इंसेक्ट का कोई इफेक्ट है, तो इसको निपटाने के लिए या इससे लड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों, कीटनाशियों, पीड़कनाशियों, तो तरह तरह के रसायनों का उपयोग करते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक होते हैं। ये पर्यावरण के घटकों जैसे मृदा, भूमिगत जल आदि को भी प्रदूषित करते हैं। फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवारों को हटाने में किया जाता है। यह भी हमारी मृदा को प्रदूषित करता है। अब बात आती है पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोगों की तुलना में प्राकृतिक परवक्षण पर अधिक निर्भर करती है। मतलब समझ में आया? मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से अपन पीड़क नाशियों के लिए पीड़कों तथा रोगों से फसलों को बचाने के लिए या पेड़ पौधों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं, उनकी बजाय अपन क्या करें, इनका जैव नियंत्रण करें। तो ये किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक परभक्षण। मतलब इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन से जीव जंतु कौन से दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। तो जो हानिकारक कीट होते हैं उनको खाने वाले दूसरे कीटों को अपन उनकी संख्या को अपन बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। तो बात ये हुई कि पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि, जैव नियंत्रण विधि, किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक परभक्षण पर निर्भर करती है। ऑर्गेनिक फार्मर या ऑर्गेनिक कृषक के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी होती है। मतलब ये हुआ कि जितनी अधिक जैव विविधता होगी उतना अपना वातावरण स्वस्थ रहेगा। क्यों?
भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वह उतना ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। अतः ऑर्गेनिक फार्मर एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करता है। मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इस विधि में, कौन सी विधि में? जैव नियंत्रण की विधि में इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि अपने चारों ओर का जो वातावरण है या अपने चारों ओर का जो भूदृश्य है, इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित रहें, इस बात की कोशिश की जाती है। इस तंत्र में कीट, जिन्हें हम पीड़क भी कहते हैं, उनको उन्मीलित न हो, वो उन्मीलित न हो मतलब वो खुले हुए ना हो, उन पर एक नियंत्रण की व्यवस्था का ध्यान दिया जाता है। समझ में आ रही बात? उन पर एक मतलब वो हो तो, लेकिन हमारे नियंत्रण से बाहर न हो। कोशिश ये की जाती है एक जीवित तथा कंपायमान पारिस्थितिक तंत्र का विकास हो जो संतुलित, एक संतुलन और जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करे। क्या होता है इसको आगे समझते हैं। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस में बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रसायनों के प्रयोगों द्वारा मार दिया जाता है, जबकि जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रतात्मक दृष्टिकोण है। इसमें क्या ध्यान दिया जाता है कि सबका विकास हो, सभी जीवित रहें, जिससे करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल का विकास हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सभी जीवित होंगे तो क्या होगा? एक को खाने वाला दूसरा है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक मरा तो दूसरा भी मर जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि सभी जीवित रहें, लेकिन एक नियंत्रण में जीवित रहें। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? यह जाल खेत प्राणीजात या फौना तथा पेड़ पौधे या फ्लोरा का निर्माण करता है। ऑर्गेनिक फार्मर में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। उदाहरणार्थ जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा जाता है, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। मतलब समझ रहे हो कि वो किसी को भी नष्ट नहीं करना चाहता। वो क्या उसकी सोच ये है कि यदि ये पीड़क नष्ट हो गए तो इस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। यदि कीट नष्ट हो गए तो उनको खाने वाले पक्षी भी नष्ट हो जाएंगे, और जब वो नष्ट हो गए तो कीट परागण, पक्षियों द्वारा होने वाले परागण, ये भी प्रभावित होंगे। बात समझ में आ रही है ना? इसके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट भी जीवित नहीं रह पाएंगे, जो पीड़कों पर अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित होते हैं। जो मैंने बताया था, बात हो गई क्लियर? इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़क नाशियों पर हमारी जो आश्रितता है वह काफी हद तक घट जाएगी। जीव विज्ञानी फार्मिंग के उपगमन या प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन रूपों से परिचित होता है। उदाहरणार्थ खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया है। यह सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करने में सहायक होते हैं। जाना पहचाना भृंग या बीटल, जिन पर लाल तथा काली धारियां पाई जाती हैं, तथा व्याघ पतंगा या ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एफिडों तथा मच्छरों को से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद हैं। इस उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, यदि बीटल और ड्रैगन फ्लाई को जिंदा रखना है तो एफिड और मच्छरों को भी जिंदा रखना पड़ेगा। और एफिड और ड्रैगन फ्लाई यदि जिंदा रहेंगे तो हमारे यहाँ जो कीट परागण की क्रिया विधि होती है वो आसानी से हो जाएगी। इसलिए हमारा जो जैव नियंत्रण करने वाले इकाई होती है उसकी सोच ये होती है कि सभी जीवित रहें लेकिन नियंत्रित जीवन उनका हो। ठीक है, परंतु जहां तक सूक्ष्म जीवी जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है
वहाँ बैक्टीरिया बैसिलस थूरिजिएंसिस, जिसे बहुधा बीटी लिखा जाता है। बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस थूरिजिएंसिस, जो कि एक बैक्टीरिया का नाम है। इसका प्रयोग बटरफ्लाई के कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। क्या किया जाता है, आगे समझते हैं। बैक्टीरिया के शुष्क बीजाणु या स्पोर्स सुगंधीय थैली के रूप में बाजारों में उपलब्ध रहते हैं। मतलब इन बैक्टीरियाओं को अपन क्या कर रहे हैं? कौन से बैक्टीरिया को? बीटी को, बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। इसकी एक थैली मिलती है मार्केट में। इस थैली को पानी में मिला दिया जाता है, मतलब इस थैली को खोल के उसमें से जो पाउडर है उसको पानी में मिला दिया जाता है, और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह के या ब्रेसिका समूह के तथा कुछ फल के वृक्षों की पत्तियों पर छिड़क दिया जाता है। जब इसका कीट का लार्वा जिन पत्तियों पर अपन ने छिड़क दिया है उसको खा जाता है, तब क्या होता है? लार्वा की पाचन नली में एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। क्या किया अपन ने? यहाँ कीटनाशक नहीं डाला, अपन ने यहाँ पे क्या डाला? बीटी। बात समझ में आ गई? जीवाणुवी रोग कैटरपिलर को मार देता है, परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बात हो गई? जो कैटरपिलर अपने पेड़ों की पत्तियों को काट रहा है, पेड़ों की फसल को पत्तियों को काट काट के फसलों को नष्ट कर रहा है, वो कैटरपिलर या लार्वा, जैसे अपन इल्ली के नाम से जानते हैं, वो इल्ली तो मर जाएगी, लेकिन अन्य इंसेक्ट या अन्य कीट जो अपनी फसलों को लाभ पहुंचाते हैं उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से बचते हुए जैव नियंत्रण कर लेते हैं। पिछले कुछ दशकों में आनुवांशिक अभियांत्रिकी विविध विधियों के विकास से इस क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ है। वैज्ञानिक बैसिलस थूरिजिएंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रतिरोधी होते हैं, जैसे बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है, जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। इसमें क्या होता है? वैज्ञानिकों ने क्या किया है? बैसिलस थूरिजिएंसिस के जीन को कॉटन मतलब कपास के पौधे में ट्रांसफर कर दिया है, जिससे क्या होता है? इस पौधे की पत्तियों के अंदर वो गुण है कि इस पत्ती को यदि कैटरपिलर खाता है तो कैटरपिलर की आहार नाल में पहुंचकर वो पत्ती में से स्रावित होने वाला पदार्थ जहरीला पदार्थ का काम करता है, टॉक्सिक पदार्थ का काम करता है, और कैटरपिलर नष्ट हो जाता है। बात समझ में? जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। यह बहुत से पादप रोगजनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। अगला है बैक्यूलोवायरेसिस। ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों या आर्थ्रोपोडों पर हमला करते हैं। देखो यहाँ से एक नंबर वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा के नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाएगा? तो जवाब होगा बैक्यूलोवायरेसिस का। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरेसिस जो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह से उपयोग किए जाते हैं, वे न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न ये भी हो सकता है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जीन्स क्या है? तो इस प्रकार से प्रश्न है, तो उसका जवाब अपन को देना है। ठीक है, तो एक नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। यह विषाणु प्रजाति विशेषतः सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों तथा यहाँ तक कि लक्ष्यविहीन कीट पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए, ताकि समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम की सहायता हो सके, अथवा जब संपूर्ण पारिस्थितिक सुग्राही क्षेत्र का उपचार हो।
अब अपन जानेंगे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में। आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक प्रमुख कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रसायन उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बात समझ में आई? मतलब दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमको भोज्य पदार्थ या कृषि उत्पादों की अधिकाधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इन कृषि उत्पादों की मात्रा बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, विभिन्न प्रकार के कीटनाशियों, विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड, इन सब का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसकी मात्रा बढ़ती है। और जब ये प्रदूषित जल या प्रदूषित भोज्य पदार्थ जिन पर विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड वगैरह लगे होते हैं, वो जब अपने शरीर में पहुंचते हैं तो ये अपने अंदर कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से अपन को इन चीजों से बचना है। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम बैक्टीरिया के सहजीवी संबंध के द्वारा होता है। तुमने पढ़ी होंगी ग्रंथिल जड़ें या रूट नोड्यूल्स। ये रूट नोड्यूल्स या ग्रंथिल जड़ें कौन से कुल के पादपों में होती हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में। इसमें क्या होता है, राइजोबियम इनकी जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। यह राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देता है और इस नाइट्रेट को स्थिरीकृत करके कार्बनिक रूप मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। पादप इन पदार्थों का प्रयोग पोषक के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणु जैसे कि एसोस्पाइरिलम तथा एजेटोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं। मतलब जिस प्रकार से वो सहजीवी संबंध के रूप में था, ये कैसे हैं, ये पादपों की जड़ में ना होके ये मिट्टी में मुक्त अवस्था में होते हैं। ये भी क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं। इस प्रकार से ये बैक्टीरिया, ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं या नाइट्रोजनी उत्पादों की मात्रा या नाइट्रोजनी अवयवों की मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब बात आती है कवक क्या करते हैं। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध या माइकोराइजा बनाते हैं। तुमने पढ़ा होगा माइकोराइजा क्या है, कवक मूल या माइकोराइजा। तो कवक मूल क्या है, ये कवक जो होते हैं, कुछ कवक जो होते हैं कुछ पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। इस पादपों की जड़ों के साथ इनका जो सहजीवी संबंध है उसे अपन क्या कहते हैं, माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। ग्लोमस जीनस के बहुत से कवक ये माइकोराइजा या कवक मूल बनाते हैं। इस सहजीवी संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों को भेज देते हैं। वहां पर नाइट्रोजन दे रहे थे वो, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया नाइट्रोजन दे रहे थे और ये क्या दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं। ठीक है। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूल बातोड़, रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि इस संयोजन से कवकों को क्या लाभ होता होगा? ठीक है, सोचो इस बात को। अब बात आती है साइनोबैक्टीरिया की। पहले अपन ने बैक्टीरिया के बारे में जाना कि बैक्टीरिया
किस प्रकार से मिट्टी में क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। फिर अपन ने देखा कवक क्या करते हैं, मिट्टी में से फास्फोरस को अवशोषित करके पादपों को दे रहे हैं। अब साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें से बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं, जिनमें से कौन कौन है, एनाबीना, नोस्टॉक तथा ऑसिलेटोरिया। याद रखना, एनाबीना, नोस्टॉक तथा ऑसिलेटोरिया ऐसे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। याद रखना, साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों एक ही हैं और ये वास्तव में बैक्टीरिया हैं। ये कोई एल्गी नहीं है, ये कोई नीले हरे शैवाल कहते हैं ना, ये कोई शैवाल नहीं है, ये बैक्टीरिया है एक। ठीक है, बात याद रखना। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रसायन उर्वरकों पर आश्रितता भी कम हो रही है। तो देखो, जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया हैं। ये किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं? तो अपन ने देखा, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं और मृदा में नाइट्रोजनी अवयवों की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे उस नाइट्रोजनी अवयवों को पेड़ पौधे भूमि से अवशोषित कर लेते हैं। अपन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, वो उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में मृदा के जल में घुलित अवस्था में अवशोषित करते हैं। तो इस बात का अपन ने लाभ उठाया और क्या किया, इस प्रकार के उर्वरक बना दिए जिसमें ये सहजीवी बैक्टीरिया या एजिटोबैक्टर या साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो या कवक, इनका उपयोग किया और उपयोग करके मिट्टी में इन नाइट्रोजनी अवयवों की मात्रा बढ़ाई और इससे अपन को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती जा रही है। सारांशतः अपन कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। सभी सूक्ष्म जीव रोगजनकीय नहीं होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए अत्यंत ही लाभदायक होते हैं। हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवीय व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAV दूध में वृद्धि करते हैं, जिससे वह दही में बदल जाता है। गीला गुथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, इसका किण्वन सैकरोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट से किया जाता है। कुछ पकवान जैसे इडली तथा डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित किया गया होता है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग चीज या पनीर को एक विशेष बनावट तथा स्वाद और सुगंध देने के लिए भी किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में भी किया जाता है, जिनका प्रयोग उद्योग में अलग अलग संसाधनों में किया जाता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। यह प्रतिजैविक हानिकारक रोगों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के काम में आते हैं। प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 100 वर्षों से भी अधिक समय से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहिर्मल का उपचार,
सक्रियत आपन का निर्माण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता आ रहा है। इससे प्रकृति में जल के पुनः चक्र में भी सहायता मिलती है। मीथेनोजन संयंत्र अपशिष्ट के अवकर्षण के दौरान मीथेन या बायोगैस उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव नियंत्रण विधि द्वारा हानिप्रद कीट पीड़कों या कीटों को मारने के लिए भी किया जाता है। जैव नियंत्रण मापन से विषैले पीड़कनाशियों के प्रयोग में भारी कमी आई है, जिनका उपयोग पीड़क नियंत्रण में किया जाता है। आज समय की मांग है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। इनके विविध उपयोगों से स्पष्ट हो चुका है कि जिनका प्रयोग मनुष्य कर रहा है, मानव समाज के कल्याण में इन सूक्ष्म जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।